हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 22 से लेकर के 28 फरवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह की जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त कर दिया है। तो अभी तक आपको पता होगा, अभी तक ODI और T20 इन दोनों में भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा, लेकिन टेस्ट मैचेस में भारत का कप्तान कोई भी नहीं था, क्योंकि विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली था। तो अब रोहित शर्मा को ही टेस्ट मैचेस में भी भारत का कप्तान बना दिया गया है। यानी कि अब आपसे चाहे किसी भी फॉर्मेट का पूछा जाए, हर एक फॉर्मेट में भारत के अब कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद होगा, साल 2021 के महीने में, साल 2021 में जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इनको फेसबुक और ट्विटर पर बैन कर दिया गया था। तो उसी के बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि ये अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, और अब फाइनली ये लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसका नाम रखा गया है ट्रुथ सोशल। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। 23 फरवरी को इनमें से किस राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट को पेश किया गया। यानी कि आपको बताना है इस राज्य का नाम जहां पर कृषि बजट को हाल ही में अलग से पेश किया गया है। तो ये राज्य है राजस्थान। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, 23 फरवरी 2022 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने राज्य का बजट पेश किया, और इस दौरान इन्होंने कृषि बजट को अलग से पेश किया है। तो ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब कृषि बजट को अलग से पेश किया गया। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नेवल एक्सरसाइज है। यानी कि इसमें कई सारे देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इसका नाम है मिलन 2020। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार ये हो रहा है विशाखापत्तनम में। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के अंदर टोटल 46 देशों को इनवाइट किया गया था, जिनमें से 39 कंट्रीज की नेवी ने हिस्सा लिया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये हाल ही में किताब लॉन्च की गई है। आपको बताना है इसको किसने लिखा है। तो यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं, ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। तो पिछले 2 सालों के दौरान कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही है, इसी के बारे में यह किताब लिखी गई है, और इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रियम गांधी मोदी। तो इसको लिखा तो है प्रियम गांधी मोदी ने, लेकिन आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया था। इसको लॉन्च किया था भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसी तरीके से हाल ही में एक और बुक चर्चा में रही, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। तो इस बुक के अंदर जो पेपाल कंपनी है, जो कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल डिजिटल भुगतान कंपनी है, इसकी कहानी को इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, और आज के समय ये लगभग 70 अरब डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। तो पेपाल की कहानी इस किताब में बताई गई है द फाउंडर्स बुक में। इसको लिखा है जिमी सोनी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पेपाल कंपनी है, इसको एलॉन मस्क और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के शुरू किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे मनोनीत किया है।
तो ये पहली बार है जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी अश्वेत महिला को नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम है केतानजी ब्राउन जैक्सन। केतानजी ब्राउन जैक्सन। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता है? तो भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है और ये एक महारतन कंपनी भी है। तो हाल ही में इसको भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। 20 से लेकर के 26 फरवरी तक 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन से राज्य के अंदर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि खजुराहो जो जगह है ये है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हर साल आयोजित होता है खजुराहो नृत्य महोत्सव और इस बार भी इसका 48वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। इस नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया था जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल ने। यहाँ की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही मध्य प्रदेश में एक जगह है लम्हेटा करके, यहाँ पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। 58वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो दोस्तों म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है ये जर्मनी के म्यूनिक शहर में आयोजित किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक इवेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में इसका जो 58वां संस्करण हुआ है इसके अंदर दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने हिस्सा लिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से यहाँ पर गए थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको बता दूं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये हाल ही में 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए थे, एक तो फ्रांस और दूसरा जर्मनी। सबसे पहले जर्मनी गए थे 18 से लेकर के 20 फरवरी तक और इसी दौरान इन्होंने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर इसके बाद ये फ्रांस गए थे 20 से लेकर के 23 फरवरी तक। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है और इसमें किसने भारत की तरफ से हिस्सा लिया ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और विभिन्न देशों के बीच में कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। हाल ही में भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। यहाँ पर 6 का मतलब है कि ये इसका 6ठा संस्करण है। तो इसका आयोजन किया गया है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में जो ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का अभ्यास हुआ है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पर हुई है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मिलन 2020 जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। सेम इसी तरीके से भारत और ओमान के बीच में ये जो ईस्टर्न ब्रिज हुई है इसका आयोजन किया गया है दोस्तों जोधपुर एयरबेस पर। राजस्थान के जोधपुर में जो वायुसेना स्टेशन है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया ईस्टर्न ब्रिज 6। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान के जो पूर्व सुल्तान थे कबूस बिन सईद उनको 2019 के लिए भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार भी दिया था। पाकिस्तान के अंदर पोलियो के उन्मूलन में योगदान के लिए निम्न में से किसे हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिल गेट्स। दोस्तों बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं और एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे भी लेकिन आज के समय हैं एलन मस्क। तो बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं ये हाल ही में पाकिस्तान के एक दिन के दौरे पर आए थे और ये इनकी पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। तो बिल गेट्स को जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी इन्होंने हाल ही में इनको पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान जो है ये निशान ए पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये साल 2022 के लिए दिया गया है बिल गेट्स को क्योंकि बिल गेट्स ने पाकिस्तान के अंदर पोलियो के उन्मूलन में काफ़ी योगदान दिया है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। 22 से लेकर के 28 फरवरी तक इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा 25 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। तो इसको भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी के हिस्से के रूप में
हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 22 से लेकर के 28 फरवरी तक राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह होता है, नेशनल साइंस वीक। तो इस बार के नेशनल साइंस वीक के दौरान ही एक कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसका नाम रखा गया था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। तो इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने। बाकी और भी अन्य 18 मंत्रालयों के साथ में मिल करके संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर जी किशन रेड्डी, उन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एयरथिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के दौरान हरा दिया है? तो सबसे पहले आपको मैग्नस कार्लसन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आज के समय शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन है। दोस्तों, शतरंज के अंदर जो विश्व चैंपियनशिप होती है उसको पिछले 5 बार से लगातार मैग्नस कार्लसन ही जीत रहे हैं, तो इसीलिए इनको वर्ल्ड चैंपियन बोला जाता है शतरंज पे। तो ये नॉर्वे कंट्री के वैसे निवासी हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो इनको हाल ही में भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया है। इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा और इसी कारण ये काफी चर्चा में रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी सराहना की। यहाँ पर आपको बता दूं, जो एयरथिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट होता है इसमें टोटल 16 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और ये ऑनलाइन माध्यम में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट के अंदर जो सभी 16 खिलाड़ी शामिल होते हैं, इनमें से हर एक खिलाड़ी को अन्य 15 खिलाड़ियों के साथ में 15 राउंड खेलने होते हैं। तो इन्हीं में से जो 8वां राउंड था उसमें जो भारत के आर प्रज्ञानंदा हैं, इनका मुकाबला था मैग्नस कार्लसन के साथ में। तो मैग्नस कार्लसन को इन्होंने 8वें राउंड के दौरान हरा दिया था। हालांकि ये पूरा जो इवेंट था उसको ये नहीं जीत पाए, लेकिन एक राउंड के अंदर विश्व चैंपियन को हराना ये बड़ी बात है, तो इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में रहे। चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में लालू प्रसाद यादव को कितने साल की कैद की सजा सुनाई गई है? तो लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन पर चारा घोटाले से रिलेटेड टोटल 5 मामले थे, जिनमें से 4 मामलों में इनको सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है और उसकी सजा भी ये काट चुके हैं। लेकिन जो 5वां और आखिरी मामला था, इसकी सजा हाल ही में सुनाई गई है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो मामला था, ये 1996 का चारा घोटाला जो है, ये इनके ऊपर 5वां केस था चारा घोटाले से रिलेटेड। इसमें 15 फरवरी 2022 को झारखंड के रांची में बेस्ड एक सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है, क्योंकि इन्होंने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। यानी कि इलीगली इन्होंने 139.35 करोड़ रुपए डोरंडा कोषागार से निकाले थे। तो इसी के चलते इनके ऊपर ये 5वां केस दर्ज किया गया था और अब इस मामले के अंदर सजा सुनाई गई है 21 फरवरी 2022 को। तो इनके ऊपर सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो याद रखिएगा, जो इनके ऊपर 5वां केस था, इसमें 5 साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 साल की सजा इनको सुनाई गई है। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला कौन से शहर के अंदर शुरू की गई है? तो भारत के अंदर पहली बार एक चलती फिरती बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब हाल ही में रवाना की गई है, जिसको आईसीएमआर ने लॉन्च किया है। तो इसमें आईसीएमआर के जो ट्रेंड साइंटिस्ट हैं वो भी होंगे। तो ये जो बस है ये दूर दराज के क्षेत्रों में जाएगी, वहाँ पर लोगों की और जानवरों के सैंपल्स इकट्ठे करेगी और उसमें जांच करेगी कि कोई नया वायरस तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, ताकि अगर कोई भी नया वायरस उत्पन्न हो तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाए। तो इस तरीके की पहली चलती फिरती लेबोरेटरी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च किया गया है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस शहर का नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 20 से लेकर के 29 मार्च तक इनमें से किस शहर में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, ताज महोत्सव 2022 इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में ही ताजमहल स्थित है और यहीं पर ताजमहल के पास में ही शिल्पग्राम नाम की जगह है और यहीं पर ये ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वैसे तो ये फरवरी महीने में होता था, लेकिन इस बार चुनाव के चलते इसका आयोजन मार्च महीने में किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है?
तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जब अनाउंसमेंट हुई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अब ये फाइनली दिया जा चुका है। युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला जो रामानुजम पुरस्कार है, ये 2021 के लिए एक भारतीय महिला को दिया गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर नीना गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पुरस्कार है ये इटली की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ICTP। और ये पुरस्कार विकासशील देशों के जो युवा गणितज्ञ हैं, जिनकी एज 45 साल से कम है, उनको ये सम्मान दिया जाता है। ये पुरस्कार भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर दिया जाता है। कोका कोला इंडिया ने थम्स अप ब्रांड के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कोका कोला इंडिया जो है ये अमेरिका में स्थित कोका कोला की भारतीय ब्रांच है, और इसकी कई सारी ब्रांड्स हैं, जिनमें से थम्स अप भी एक है। तो इसके लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता शाहरुख खान को। तो अभिनेता शाहरुख खान होंगे कोका कोला इंडिया के थम्स अप ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। UAE के अंदर स्थित जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, क्योंकि 2020 की तुलना में यहाँ पर 12% ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखी गई है, और इसके चलते लगातार 8वें साल ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट फिर से बन गया है। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर कितने % होगी? जो कैलेंडर वर्ष होता है ये 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, लेकिन जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए मूडीज ने हाल ही में भारत की GDP विकास दर के अनुमान जारी किए हैं, और इसके अनुसार भारत की GDP विकास दर होगी 9.5%। हालांकि जो आने वाला वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2022-23, उसके लिए बताया है 8.4%। तो दोनों आपको याद रखने हैं, कैलेंडर वर्ष के लिए 9.5 और वित्त वर्ष के लिए 8.4। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितने % होगी? तो जो वित्त वर्ष अभी मार्च महीने में समाप्त होने वाला है, ये 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, उसमें भारत की रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया है कि भारत की GDP विकास दर होगी 8.6%। 23 फरवरी को किसने नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर 3 दिनों तक एक शिल्प मेला यानी कि क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये जो मेला था, इसका आयोजन किया था विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ICCR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो इसका उद्घाटन किया था जो भारत की राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। ये विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, तो इन्होंने ही इस शिल्प मेले का उद्घाटन किया था। कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिशें के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है, जो कि भारत की साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और जो अन्य 2 भाषाएं हैं उनमें से राजस्थानी है और अंग्रेजी है। तो 24 भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं। 20 भाषाओं के अंदर पहले ही अनाउंस किए गए थे, जो कि मैंने आपको दिसंबर महीने की वीडियो में बताया था। तो जो 4 अन्य भाषाएं बची थी, उनमें से उर्दू भाषा के लिए यहाँ पर विजेता चुना गया है चंद्रभान ख्याल को। इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है ताजा हवा की ताबिशें। इसी के लिए इनको उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो दादा साहब फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, इनके नाम पर कई सारे संगठनों के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। तो इसमें कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह मूवी को। बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए।
और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है केन घोष को। तो आपको इतने ही याद रखने हैं। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, फिल्म ऑफ द ईयर, क्योंकि जो फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही उसको यहाँ पर फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है और ये है पुष्पा द राइज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है। आंसर होगा रणवीर सिंह, जिनको 83 मूवी के लिए ये सम्मान मिला है। भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो सिंपली आपको बताना है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। और इसी समझौते में फैसला किया गया है कि भारत जो है ये भारत के बाहर अपना आईआईटी संस्थान खोलेगा यूएई के अंदर, और ये पहली बार होगा जब भारत के बाहर कोई आईआईटी संस्थान स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी रुड़की। तो जो आईआईटी रुड़की है इसने किसानों की हेल्प करने के लिए, उनको कृषि मौसम के बारे में उचित जानकारी प्रदान करने के लिए एक किसान नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसी तरीके से हाल ही में एक और आईआईटी चर्चा में था और वो है आईआईटी दिल्ली, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर बनाया है जिसका नाम रखा गया है नासो 95। नासो 95 नाम का एक नोजल फिल्टर बनाया गया है आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप के द्वारा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साकिब अल गनी। जो साकिब अल गनी है ये बिहार के एक 22 वर्षीय क्रिकेटर हैं और इन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के दौरान अपने डेब्यू मैच में 341 रन लगाए और इस तरीके से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगाई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, साकिब अल गनी, जो कि हैं बिहार के। फरवरी 2022 में किस राज्य ने वर्षा की कमी के कारण पूरे राज्य के अंदर मध्यम प्रकृति का सूखा यानी कि ड्रॉट ऑफ मॉडरेट नेचर घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर बारिश की कमी के चलते और बारिश की कमी के कारण यहाँ पर फसलों की स्थिति काफ़ी खराब है और उसी को देखते हुए यहाँ पर नागालैंड की सरकार ने यहाँ पर मध्यम प्रकृति का सूखा डिक्लेयर किया है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहीं पर 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी एथलेटिक्स के अंदर। नागालैंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, जिनकी पार्टी का नाम है एनडीपीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, और यहाँ के इस समय राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की वो क्वेश्चन आ चुका है। मार्च 2022 में इनमें से कौन सा राज्य 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये एक एथलेटिक्स का टूर्नामेंट है जो कि भारत के नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर की जो चैंपियनशिप है ये नागालैंड पहली बार इसको होस्ट कर रहा है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 मार्च 2022 को 2 टूर्नामेंट नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित होने वाले हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022, इसको आयोजित करेगा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो है राष्ट्रीय स्तर की। इसी तरीके से साउथ एशिया के लेवल पर जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होती है एथलेटिक्स के अंदर, उसका भी आयोजन एक ही साथ यहीं पर किया जाएगा और इसका आयोजन करेगा साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन यानी कि SAFF। तो आपको दोनों टूर्नामेंट के बारे में एक साथ ही याद रखना है, क्योंकि ये दोनों टूर्नामेंट एक साथ एक ही जगह पर आयोजित किए जाएंगे और ये जगह है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैस्कट बनाया गया है अकीम जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अकीम जी है ये एक हॉर्नबिल है जो कि आप जानते हैं केरल राज्य का स्टेट बर्ड है, और इसी के साथ में ये हॉर्नबिल नाम से एक त्यौहार भी मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, जो कि नागालैंड का
सबसे प्रमुख त्योहार है और वो 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर को समाप्त होता है। तो एक हॉर्नबिल जिसको नाम दिया गया है अकीम जी, इसको यहाँ पर इन दोनों टूर्नामेंट्स के लिए मैस्कट यानी कि शुभंकर बनाया गया है। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क कौन से जिले के अंदर जल्दी खुलने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इडुक्की। तो केरल राज्य का जो इडुक्की जिला है यहाँ पर केरल का पहला कारवां पार्क खुला है। कारवां पार्क में यहाँ पर लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हुए ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में ग्रामीण परिवेश का आनंद ले सकते हैं। तो ये पहला खुला है इडुक्की के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इजराइल। इजराइल के पास आयरन डोम नाम की एक वायु रक्षा प्रणाली भी है और जिसके जरिए हवाई मार्ग से आने वाले किसी भी मिसाइल को ये रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। तो आयरन डोम का ही एक नेवल वर्जन हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है जिसको बोलते हैं सी डोम। तो इससे जो नौसेना के जहाज हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको हाल ही में टेस्ट किया है इजराइल कंट्री ने। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किस क्षेत्र को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो 21 फरवरी 2022 को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दे दी है। ये 2 क्षेत्र हैं लुहांस्क और दोनेत्स्क। दोनेत्स्क और लुहांस्क। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इन दोनों रीजन को देख सकते हैं, ये है लुहांस्क और ये है दोनेत्स्क। इन दोनों क्षेत्रों को हाल ही में रूस ने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दे दी है। यानी कि अब रूस के हिसाब से यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया है, एक तो यूक्रेन, दूसरा लुहांस्क और तीसरा दोनेत्स्क। हालांकि दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने इसको मान्यता नहीं दी है। 23 फरवरी को किस यूरोपीय देश ने रूस से संभावित सैन्य हमले को देखते हुए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इन 2 क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी थी और इसी के बाद रूस ने अपनी सेना को यहाँ पर एंटर कर दिया था। तो इससे आने वाले खतरे को देखते हुए यूक्रेन की सरकार ने यहाँ पर पूरे देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। लुहांस्क और दोनेत्स्क ये जो 2 रीजन हैं, यहाँ पर पहले से ही आपातकाल लागू था साल 2014 से, जब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब यूक्रेन के अंदर भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन। फिर इसके बाद अगला सवाल देखिए, 24 फरवरी को रूस ने किस यूरोपीय देश में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है? तो जैसा कि यूक्रेन ने संभावित सैन्य हमलों को देखते हुए आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी 23 फरवरी को, और अगले ही दिन रूस ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूक्रेन। तो यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है 24 फरवरी 2022 को और ये लगातार जारी है। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर में एरिया है यहाँ पर रूसी सेनाएं पहुंच चुकी हैं। ये 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी यानी कि फरवरी के एंड तक का मैप है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस ने 3 तरफ से हमला किया है। एक तो इधर से क्रीमिया, जहाँ पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, इधर से फिर रूस ने अपनी तरफ से यहाँ पर हमला किया है, और ये कंट्री है बेलारूस। तो बेलारूस कंट्री से भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, और इस जगह पर है यूक्रेन की राजधानी कीव, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, और जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये है खार्किव। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इन दोनों शहर के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप मैप के अंदर यूक्रेन को देख सकते हैं। यूक्रेन के नीचे आपको ये जो समुद्र दिख रहा है इसका नाम है ब्लैक सी, और ये जो समुद्र है इसका नाम है एजोव सागर। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और लगातार वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। तो वहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन का आपको मैप दिख रहा है और इसकी बाउंड्री भी आपको दिख रही है। तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, एक तो है रसिया, फिर इधर है बेलारूस उत्तर की साइड, फिर यहाँ पर है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा।
तो ये सारे जो हैं ये यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। इसमें रूस और बेलारूस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो कंट्रीज हैं इन्हीं कंट्रीज के जरिए भारत अपने नागरिकों को वापस ला रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत। यानी कि जो यूक्रेन में भारत के नागरिक फंसे हैं वो पहले इन कंट्रीज के अंदर बॉर्डर एरिया क्रॉस करके आ रहे हैं और फिर उनको ऑपरेशन गंगा के तहत फ्लाइट्स के जरिए भारत में लाया जा रहा है। तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इन्हीं कंट्रीज से भारत के नागरिकों को लाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। इसी तरीके से रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर आप रूस का मैप भी देख सकते हैं। यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस देश में होने वाले कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास 2022 को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों कोबरा वॉरियर जो युद्धाभ्यास है ये 6 से लेकर के 27 मार्च तक होने वाला था और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए। तो ये कहाँ पर होने वाली थी? इसका आयोजन किया जाना था यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यहाँ पर वाडिंगटन नाम की एक जगह है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना था और इसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेने की घोषणा करी थी और उसमें भारतीय वायुसेना का 5 तेजस विमान भेजा जाना था, लेकिन अब ये जो एक्सरसाइज है रद्द हो चुकी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जो कि भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की है। यानी कि मनरेगा योजना से रिलेटेड लोगों की जो भी शिकायतें हैं उसके लिए एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है लोकपाल। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 24 फरवरी को भारत को इनमें से किस देश से 12वां P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? दोस्तों जो P-8I विमान है इसको अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान के रूप में किया जाता है। सबसे पहली बार भारत ने साल 2009 में इसके लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ में समझौता किया था, जिसमें भारत को टोटल 8 P-8I विमान मिल रहे थे जो कि मिल चुके हैं। फिर इसके बाद साल 2016 में 4 एक्स्ट्रा P-8I विमानों के लिए समझौता किया गया था और उन्हीं में से चौथा और आखिरी जो P-8I विमान था यह भारत को मिल चुका है। यानी कि अब भारत के पास टोटल 12 P-8I विमान हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा ये सारे भारत को डिलीवर किए गए हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि 22 फरवरी को भारत को किस देश से 3 और राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं? तो जो राफेल लड़ाकू विमान है इसके लिए भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ में 36 राफेल विमानों के लिए साल 2016 में समझौता किया था और इन राफेल लड़ाकू विमानों को जो कंपनी बनाती है यह है फ्रांस की डसाल्ट एविएशन। तो दोस्तों 2016 में जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ था उसमें से अब तक 35 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल चुके हैं। जो 3 हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान आए हैं इनको मिलाकर अब भारत के पास 35 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। तो जो आखिरी बचा है ये मार्च और अप्रैल महीने के अंदर आ जाएगा, तो फिर सारा ये डील जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचेस की अगर हम बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं भारत के रोहित शर्मा ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूदा समय में जो दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि ये बाद में चेंज भी हो सकती है। तो अभी के समय नंबर 1 पर हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 115 मैच के अंदर 3307 रन बनाए हैं। फिर दूसरे नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, तीसरे स्थान पर हैं विराट कोहली। किस भारतीय को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप जो है ये दुनिया भर के जो रबर उत्पादक देश हैं उनका एक ग्रुप है। तो अब इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है भारत के डॉक्टर KN राघवन को। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है जिसके तहत किसानों को 1 साल के अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, अब इस योजना के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था
24 फरवरी सन 2019 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 12 से लेकर के 18 वर्ष के किशोरों के लिए किस कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी वैक्सीन है जिसको भारत के अंदर 12 से 18 साल के बच्चों को लगाए जाने की मंजूरी मिली है। ये वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स और इस वैक्सीन को विकसित किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। केंद्रीय कानून सचिव अनूप मेंदिरत्ता को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये भारत में पहली बार है जब भारत के केंद्रीय कानून सचिव को किसी हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है। तो ये कौन सी हाईकोर्ट के जज बने हैं, आंसर हो जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ है भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, जो कि पहले खेल मंत्री थे, और ये हैं अनूप मेंदिरत्ता, जो कि अभी तक भारत के कानून सचिव थे, लेकिन अब इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। और ये भारत में पहली बार हुआ है जब केंद्रीय कानून सचिव को किसी हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कौन से जिले के अंदर स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो पहला महिला क्रिकेट अकादमी है, यानी कि महिला क्रिकेटर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप जो ऑप्शन डी में देख रहे हैं नर्मदापुरम, ये मध्य प्रदेश का ही एक जिला है जिसको पहले होशंगाबाद बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है नर्मदापुरम। इसी तरीके से नर्मदापुरम जिले में एक जगह है बाबई नाम से, उसका नाम कर दिया गया है माखन नगर। हाल ही में कैबिनेट ने कितने बजट के साथ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 साल के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जिसके तहत भारत के हर एक नागरिक का एक स्पेशल हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, इसको 5 साल के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी मिल गई है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसको 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट करने की मंजूरी दी है, और इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है ये है 1600 करोड़ रुपए। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है उसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और इसके अंदर भारत का हर एक नागरिक एक अकाउंट खोल सकता है जिसको बोलते हैं आभा अकाउंट, ABHA, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये हर एक नागरिक इस पर खोल सकता है एक अकाउंट, जिसके ऊपर उसकी सारी मेडिकल जानकारी रखी जाएगी। इनमें से किस राज्य की गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो शकुंतला चौधरी जो हैं ये असम राज्य की एक गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको 2022 में ही पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई थी। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, आंसर हो जाएगा असम। प्रसिद्ध अभिनेत्री KPS ललिता का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़ी थी। तो KPS ललिता जो है इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा मलयालम और तमिल फिल्मों में अभिनय किया है। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये मलयालम सिनेमा में मेनली जुड़ी थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने % तक FDI की अनुमति दे दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 20%। इसका मतलब यह है कि जो भारत की जीवन बीमा कंपनी है, सरकारी जीवन बीमा कंपनी, जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, इसमें जो विदेशी कंपनियां हैं वो 20% तक ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। LIC का मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है MR कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में कौन से देश कितने आगे हैं, इसी के ऊपर ये इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है इसको US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, और इस बार इसमें टोटल 55 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को स्थान मिला है 43। पिछली बार ये सिर्फ 53 देशों के अंदर ही जारी किया गया था और भारत की रैंक थी 40, लेकिन इस बार भारत थोड़ा सा पीछे हो गया है और भारत की यहाँ पर रैंक है 43। इसमें जो देश सबसे आगे है वो कंट्री है अमेरिका। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान सैन्य नायक लसित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाने के लिए वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असम की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने वहां के महान सैन्य नायक लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए जो साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनके समारोह का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है। आपको बताना है कि ये जो बैंगनी क्रांति है ये किस चीज़ की खेती से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेवेंडर। तो लेवेंडर जो कि एक सुगंधित पौधा होता है, इसकी खेती को बैंगनी क्रांति बोला गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क 1 करोड़ रुपए की लागत से कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है मंडी जिले में। मंडी जिले के अंदर ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क विच इज सेटअप एट बोला वैली ऑफ मंडी। तो मंडी जिले के बोला घाटी में ये पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। इसको बनाने में लागत आई है 1 करोड़ रुपए। तो इसके जरिए जो हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियां उगती हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों के नाम लिखे हैं ये भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे, जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये भारत का 100वां हर घर जिला बना है। इसके अलावा जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, ये जो SDG अर्बन इंडेक्स जारी हुआ था शहरों के लिए उसमें ये नंबर 1 पर था। फिर अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर एक जगह है काजा नाम से, और यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इनके बारे में भी याद रखिए। 26 फरवरी को किसने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत की? तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने 26 फरवरी को देश के अंदर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत 1 सप्ताह तक देश के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 28 फरवरी। 28 फरवरी को ही ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी सन 1928 को भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन ने अपनी रमन प्रभाव की खोज की पुष्टि की थी। तो इसीलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और CV रमन को इस खोज के लिए इसके 2 साल बाद यानी कि 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा फरवरी के लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। सबसे पहले 24 फरवरी को मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। फिर 27 फरवरी को मनाया गया विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। जो दुनिया भर में जो NGOs हैं यानी कि गैर सरकारी संगठन हैं उनकी समाज में भूमिका को उजागर करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। फिर 28 फरवरी को भारत के अंदर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पाकिस्तानी आर्मी में पहली बार किसी हिंदू व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉइंट किया गया है। आपको बताना इनका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैलाश कुमार। तो दोस्तों कैलाश कुमार जो कि एक हिंदू व्यक्ति हैं, ये पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद तक पहुंचे हैं। तो इनका नाम याद रखिए कैलाश कुमार। ये पहले मेजर के पद पर थे और अब इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2022 टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 जो कि एक कबड्डी का टूर्नामेंट होता है भारत के अंदर, हाल ही में इसको जीत लिया है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने यहाँ पर फाइनल में हराया पटना पायरेट्स को। ICC द्वारा जारी नवीनतम विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है यानी कि ICC, इसने हाल ही में T20 के लिए वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है और इसमें जो नंबर 1 टीम बनी है ये है भारत की टीम। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 6 साल बाद भारत की टीम जो है ये नंबर 1 पर पहुंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाल ही में ICC ने 21 फरवरी के दिन मेंस T20 रैंकिंग जारी की है टीम्स की। इसमें नंबर 1 पर है अपनी भारत, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान।
और ये 6 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भारत की टीम इसमें इस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची है। पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत की टीम यहाँ पर पहुंची थी। डिश टीवी इंडिया ने D2S ब्रांड के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो डिश टीवी इंडिया जो है ये भारत की कंपनी है और इसका जो DTS ब्रांड है यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस, उसका नाम है D2H। तो इसके लिए हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। दोस्तों आपको बता दूं, ऋषभ पंत जो है ये उत्तराखंड के निवासी हैं। इनको उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ पर जो युवा हैं उनको खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। यानी कि ऋषभ पंत उत्तराखंड सरकार और डिश टीवी इंडिया के D2S ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का कौन सा संस्करण 26 मार्च से लेकर के 29 मई तक खेला जाएगा? तो IPL का जो 15वां संस्करण होने वाला है इसकी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बार का जो IPL टूर्नामेंट है ये 26 मार्च से लेकर के 29 मई यानी कि लगभग 2 महीनों तक चलने वाला है। तो इस बार इसका 15वां सीजन होगा, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। IPL के 15वें सीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि इस बार टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है टाटा ग्रुप को। इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर 26 मार्च से लेकर के 29 मई तक, यानी कि फर्स्ट मैच इसका 26 मार्च को खेला जाएगा और फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। ये महाराष्ट्र के 4 स्टेडियम में होगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के, इकावा लिखा है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई के अंदर, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई और MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार के IPL टूर्नामेंट में टोटल 10 IPL टीमें हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि 2 नई IPL टीमें बनी हैं, अहमदाबाद और लखनऊ की। तो इस बार के IPL टूर्नामेंट में टोटल 74 मैच खेले जाएंगे और ये जो मैच हैं ये ग्रुप स्टेज एंड प्लेऑफ टूर्नामेंट के रूप में खेले जाएंगे। यहाँ पर आप सभी 10 IPL टीमों के नाम देख सकते हैं जो कि इस बार के IPL में हिस्सा ले रही हैं। इसमें जो 2 नई IPL टीमें हैं उनमें से एक का नाम है गुजरात टाइटंस, जो कि अहमदाबाद की IPL टीम है, और दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ शहर की टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। केंद्रीय MSME मंत्री जो है नारायण राणे, उन्होंने महाराष्ट्र के किस शहर में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा सिंधुदुर्ग जिले में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में यह स्थापित किया जाएगा। IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो जो IDBI बैंक है ये एक प्राइवेट बैंक है भारत की और इसकी ओनरशिप है LIC के पास में। तो अब इसके MD और CEO के रूप में फिर से अपॉइंट करने की मंजूरी मिल गई है राकेश शर्मा को। तो अभी के समय ये इसके MD और CEO हैं और अगले 3 साल तक ये इसके MD और CEO बने रहेंगे। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 27 फरवरी से भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और जापान की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और जापान। इसका आयोजन इस बार कर्नाटक के अंदर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत और जापान के बीच में ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के बेलगाम में। कर्नाटक के बेलगाम में 27 फरवरी को हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हेमानंद बिस्वाल जो हैं ये ओडिशा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडिशा। आज के समय ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। दोस्तों जो हेमानंद बिस्वाल हैं ये 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री चुने गए थे। एक बार 1989 से लेकर के 90 तक और फिर 1999 से लेकर के सन 2000 तक, यानी कि इन्होंने लगभग 2 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि एक FMCG कंपनी है, यानी कि ये रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनी है। आपको ये बताना है कि इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो देखिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है अभी तक इसमें CMD का पद होता था, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन दोनों पद को अलग अलग कर दिया गया है।
यानी कि इसमें एक होगा चेयरमैन और दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे एमडी और सीईओ। तो जो चेयरमैन है ये बने हैं नितिन परांजपे और जो एमडी और सीईओ हैं ये बने हैं संजीव मेहता। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा नितिन परांजपे। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये दुनिया भर के जो भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं उनके लिए आखिरी मौका था कि वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार होने वाले हैं बर्मिंघम में उसके लिए क्वालिफाई कर सके। तो इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के टोटल 8 खिलाड़ी गए थे और भारत के सभी 8 वेटलिफ्टर्स ने कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है, जिसके चलते सभी ने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर मीराबाई चानू भी गई थी और मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। एक बात और आपको बता दूं, आपको पता होगा मीराबाई चानू जो है ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है, लेकिन अब इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी चेंज कर ली है और अब ये 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगी। यहाँ पर जो भारत के 8 खिलाड़ी गए थे इनमें से 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।